नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे क्या मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। और मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हमने जो शुरुआत की थी वो हमने शुरुआत की थी मालवा से। ठीक है, तो ये वीडियो मालवा से पहले की हो सकती है, मालवा के पहले की ये वीडियो है। कहने का मतलब ये कि जो प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उन प्राकृतिक प्रदेशों का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। ये वीडियो को आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को प्राकृतिक विभाजों में वर्गीकृत किया गया है, किस तरीके से मध्य प्रदेश को प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मालवा का प्रदेश देख रहे हो या आप किसी मुझसे मेरी वीडियो उसको देख के पढ़ रहे हो या किसी अन्य की वीडियो को देख के पढ़ रहे हो किसी भी टीचर की, तो ये वाली जो वीडियो होगी ये आपको बहुत ज्यादा मददगार होगी ये समझने के लिए कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं इस प्रदेश की, इस टॉपिक की। तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा है प्राकृतिक प्रदेश। तो जो प्राकृतिक प्रदेश है इसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि जो प्राकृतिक प्रदेश है ये प्राकृतिक प्रदेश विज्ञानिकी की शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक प्रदेश है ये प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन जिस भूगोल की शाखा के अंतर्गत करते हैं तो वो भूगोल की शाखा का नाम है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के अंदर हम किसी भी भूभाग की या हम कहेंगे किसी भी देश की किसी भी महाद्वीप की प्राकृतिक वर्गीकरण उसको प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और जो प्रादेशिक भूगोल है ये प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखा। और ये जो मानव भूगोल की शाखा है ये भूगोल की शाखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि हम जो प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं ये हम प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं और प्रादेशिक भूगोल जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल जिसकी शाखा है वो है भूगोल की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भूगोल की शाखा मानव भूगोल और मानव भूगोल की शाखा प्रादेशिक भूगोल। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी बात और जान लेना है कि जो प्रादेशिक भूगोल है इस प्रादेशिक भूगोल का जो जनक माना जाता है वो हर्बर्ट्स को माना जाता है। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, किसको माना जाता है? हर्बर्ट्स को माना जाता है। ठीक, तो हर्बर्ट्स क्या है? प्रादेशिक भूगोल का जनक है। हर्बर्ट्स प्रादेशिक भूगोल का जनक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मानव भूगोल की शाखा है तो जो मानव भूगोल है इस मानव भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो इस मानव भूगोल का जनक माना जाता है फ्रेडरिक रैटजन को। किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रैटजन। तो ये आपको याद रखना है कि जो हर्बर्ट्स लिखा है ये हर्बर्ट्स जनक है किसका? प्रादेशिक भूगोल का। और फ्रेडरिक रैटजन जो है ये फ्रेडरिक रैटजन जनक है किसका? मानव भूगोल का। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भूगोल के जनक के बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होती है कि वास्तव में भूगोल का जनक है कौन। तो मैं आपको आज स्पष्ट किए देता हूं कि जो भूगोल का जनक है वो भूगोल का जनक वाकई में कौन है? हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस की पुस्तक का नाम है जेस पेरियोडस। क्या नाम है? जेस पेरियोडस। लेकिन भूगोल कई प्रकार के हैं, जैसे मानव भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल है, कई प्रकार के भूगोल हैं। तो इन भूगोल के अलग अलग जनक भी हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो भूगोल है उसका जनक है हिकेटियस, जो ऐतिहासिक भूगोल है उसका जनक है हेरोडोटस और जो व्यवस्थित भूगोल है उसका जनक है एरेटोस्थनीज। मैं फिर से दोहरा देता हूं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जो भूगोल है इस भूगोल का जनक है कौन? हिकेटियस। ऐतिहासिक भूगोल अगर आपसे पूछा जाए तो ऐतिहासिक भूगोल का जनक कौन है? तो हेरोडोटस है। व्यवस्थित भूगोल का जनक अगर पूछा जाए तो एरेटोस्थनीज है। और अगर ये पूछा जाए कि ज्योग्राफी का नाम किसने दिया, ज्योग्राफी किसने नाम दिया, तो ये भी नाम किसने दिया? एरेटोस्थनीज ने दिया। और अगर ये पूछा जाए कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है तो भौतिक भूगोल का जनक है पॉलिडोनियस। ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल के जनक की अगर आपसे बात की जाए तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक है कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर सांस्कृतिक भूगोल का जनक है। और अगर ये पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है तो आधुनिक भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्लियर है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल का जनक है। इतने सारे भूगोल के जनक हैं, इनमें आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अगर फास्ट हो गया हो तो आप इसको एक बार फिर से सुन लें। ठीक है, तो देखो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रदेश शब्द है इस प्रदेश शब्द का क्या मतलब है। तो पहले ये भी समझना जरूरी है कि प्रादेशिक भूगोल के अंदर प्रदेश शब्द का क्या मतलब है। जो प्रदेश शब्द होता है ये प्रदेश शब्द ऐसे समीपवर्ती भौगोलिक भूखंड के लिए बोला जाता है या प्रयोग में लिया जाता है
जो अपने मानवीय और भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर समीपवर्ती जो भूखंड हैं उनसे जो अलग हो, भौगोलिक संरचना के आधार पर अलग हो, मानवीय संरचनाओं के आधार पर अलग हो, भौतिक संरचनाओं के आधार पर अलग हो, ऐसे भूखंड को क्या बोला जाता है? प्रदेश बोला जाता है। तो बात आ रही है समझ में? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक प्रदेश में प्रदेश शब्द का क्या मतलब है। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है क्या? प्राकृतिक प्रदेश किसका? मध्य प्रदेश का। तो देखो पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है, इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के बारे में ये पे पढ़ा होगा और किसी से सुना भी होगा कि जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। किसका हिस्सा रहा है? गोंडवाना लैंड। तो देखो यहाँ पर मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का क्या रहा है? हिस्सा रहा है। सवाल ये उठता है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस बात को समझ लें कि ये जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है क्या? ठीक है, तो गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं? तो देखो जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड शब्द दिया था किसने? वैगनर ने। किसने शब्द दिया था? ये वैगनर ने। तो देखो जो वैगनर थे, ये वैगनर ने क्या दिया था? गोंडवाना लैंड शब्द दिया था। सवाल ये उठता है कि गोंडवाना लैंड जो शब्द दिया वैगनर ने, ये वैगनर कौन थे और गोंडवाना लैंड क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि भूगोल के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका भूगर्भिक इतिहास। इस टॉपिक के अंदर आपको एक सिद्धांत मिलेगा, जिस सिद्धांत का नाम है क्या? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। ये महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत 1912 में दिया किसने? वैगनर ने। और यहाँ एक बात और समझना है, महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है वैगनर का, लेकिन अगर ये कहा जाए कि महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया, तो महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत वैगनर ने नहीं दिया है, वो डेली ने दिया है। किसने दिया है? डेली ने। तो याद रखना है, महाद्वीपीय विस्थापन और या फिर प्रवाह पूछे तो वैगनर, लेकिन अगर ये पूछे कि महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था डेली महोदय ने। किसने दिया? डेली महोदय ने। खैर, तो हम बात कर रहे थे किसकी? वैगनर की। तो वैगनर ने नाम दिया गोंडवाना लैंड। अब सवाल ये उठता है गोंडवाना लैंड नाम दिया किसको? दिया किस लिए, किस कारण से दिया गया? तो आपको ये भी आपको बता दूं कि आपने कई जिनके पास एटलस होगी, उस एटलस में उन्होंने देखा होगा कि एटलस में इस तरीके से 2-3 क्या बने होते हैं? 4 गोले बने होंगे, और उन गोलों में आप देखोगे सारे के सारे महाद्वीप एक जगह हैं, सारे के सारे महाद्वीप एक जगह हैं। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट वाले जब आप गोले पे पहुंचेंगे तब आपको वर्तमान स्थिति दिखाई देगी, जैसा कि आज हमारा पूरा का पूरा महाद्वीप और आज हमारे महासागर दिखते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो हिस्सा पहले सारे भौगोलिक भूखंड एक साथ थे, मान लो ये पूरा भौगोलिक भूखंड है जो एक साथ है, यहाँ पर जो एक साथ है इसको नाम दिया गया था क्या? पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो आपको नीला नीला दिखता है वो पानी को क्या करता है? पानी का प्रतिनिधित्व करता है, पानी का चिन्ह है, इसको नाम दिया था उन्होंने पैंथालासा। तो देखो जो पहले जो भाग था उसको नाम दिया उन्होंने क्या? पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। यानी ये उस समय के सारे जो जलमंडल था उसको नाम दिया वैगनर ने क्या? पैंथालासा। और जो स्थल खंड था इसको उन्होंने नाम दिया क्या? पेंजिया। इसको उन्होंने नाम क्या दिया? पेंजिया। ठीक, तो जो पेंजिया नाम दिया वो स्थल खंड को दिया, और जो पानी वाला क्षेत्र था इसको उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। अब क्या होता है? अब ये होता है कि इसके अंदर यानी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अंदर जब आप टॉपिक उठाते हैं तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के क्रम को बताया गया है, जिसमें आपको पहला जो एक शक मिलते हैं। उसके अंदर कार्बोनिफेरस काल से लेके ट्रियासिक काल तक क्या हुआ है? ये जो पेंजिया है यानी जो स्थल खंड था, उस स्थल खंड का विभाजन होना स्टार्ट हो गया। और ये कहां से हुआ? कार्बोनिफेरस काल से लेकर ट्रियासिक काल तक ये क्या होता रहा? विभाजित होता रहा। जब ये धीरे धीरे विभाजित होता रहा तो इसका एक टुकड़ा चला गया ऊपर उत्तर की तरफ और एक टुकड़ा आ गया नीचे। ये जो नीचे वाला टुकड़ा था, इस टुकड़े से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना, इसी टुकड़े से भारतीय प्रायद्वीप बना, इसी टुकड़े से अफ्रीका बना, और इसी टुकड़े से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बना। तो जो नीचे वाला यानी जो स्थल खंड था, इस स्थल खंड का जो निचला हिस्सा यानी जो सॉलिड क्षेत्र था, ये सॉलिड क्षेत्र का जो नीचे वाला टुकड़ा था उसको इन्होंने नाम दिया क्या? गोंडवाना लैंड। अब ये जो गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड में पुनः क्या होता है? क्रिटेशियस काल में विभाजन होता है, और ये गोंडवाना लैंड जब आगे खिसकता है तो भारत में एक भूभाग बनता है दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार में लावा की मिट्टी का जमाव होता है तो पठार बन जाता है लावा का।
तो ध्यान रखना है आपको इस बात का कि जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड क्या है, तो ये जो पेंजिया मैंने बताया है, इस पेंजिया का क्या है, निचला हिस्सा है। यानी अगर हम इसको पेंजिया कहेंगे, अगर हम इस पूरे भूभाग को पेंजिया बोलेंगे तो इसे हम गोंडवाना बोलेंगे, और इसको अंगारा लैंड बोलेंगे या फिर लॉरेशिया बोलेंगे। तो ऊपर वाला जो लॉरेशिया और जो अंगारा लैंड वाला हिस्सा है, ये ऊपर है, जिससे यूरोप महाद्वीप बना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना है। और जो नीचे वाला भूखंड है, जिससे भारत प्रायद्वीप बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, अफ्रीका बना है, और क्या बना है, दक्षिण अमेरिका बना है, वो है गोंडवाना लैंड वाला टुकड़ा। तो जो भारत बना है वो इसी वाले टुकड़े से बना है, तो मध्य प्रदेश भी क्या है, इसी टुकड़े से बना है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड भूभाग का क्या रहा है, हिस्सा रहा है। क्लियर। अब देखो अगली बात, तो ये तो हुई विश्व के सापेक्ष के संबंध में बात हुई, लेकिन अब बात की जाए मध्य प्रदेश की कि भारत के हिसाब से ये किस पठार का हिस्सा है, तो भारत में ये काय का, दक्कन के पठार का हिस्सा है। जब भारत का पूछा जाए कि भारत में ये किस पठार का हिस्सा है, तो भारत में ये दक्कन के पठार का क्या है, हिस्सा है। किसके पठार का हिस्सा है, दक्कन के पठार का। अभी मैंने क्या बोला कि जब क्रिटेशियस काल में इसमें किसमें, जो गोंडवाना लैंड था, इसमें पुनः विभाजन हुआ तो लावा का जमाव स्टार्ट हुआ। अब ये दक्षिण में जमाव स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो मैं यहां पर ये चित्र बना दूं, मान लो ये भारत का इतना हिस्सा ये दक्षिण है और उत्तर ऊपर है, तो ये वाला हिस्सा कहा गया दक्कन का पठार, ये वाला हिस्सा कहा गया दक्कन का पठार। तो मध्य प्रदेश भारत के दक्कन के पठार का क्या है, अंग है, और गोंडवाना लैंड का क्या रहा है, हिस्सा रहा है। ये दो बातें आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा और दक्कन के पठार का वर्तमान में क्या है, अंग है। क्लियर है। ये दो बातें आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है, और ये डिस्क्रिप्शन भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये मिसलेनियस जीके का पार्ट बन जाएगा। ठीक, आगे देखो। अब सवाल ये उठता है कि जो दक्कन का पठार है ये कहाँ है, किस तरीके से विस्तृत है। तो जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो सुन लो। जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार इतना क्षेत्र ये क्या कहलाता है, दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक भूखंड है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक भूखंड है। अगर दक्कन के पठार में इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ दक्कन के पठार में आता है क्या, गुजरात। इस तरफ दक्कन के पठार में आता है क्या, छत्तीसगढ़। इस तरफ दक्कन के पठार में आता है तमिलनाडु। तो देखो यहां पर मैंने तमिलनाडु ये लिखा है। इस तरीके से मतलब ये हुआ कि जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार की आकृति अगर पूछ ली जाए कि दक्कन के पठार की आकृति कैसी है, तो दक्कन के पठार की आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है, त्रिभुजाकार। अब देखो ये जो पूरा का पूरा दक्कन का पठार है, जिसको मैंने भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश बोला है, ये प्राकृतिक प्रदेश त्रिभुजाकार में है, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार में है। अब देखो, अब दूसरी बात कि दक्कन के पठार का विस्तार कितने राज्यों में है, तो दक्कन के पठार का विस्तार है 8 राज्यों में। तो देखो ये गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश है, इधर ऊपर लिख दिया है, और इधर मध्य प्रदेश है, इधर क्या है, मध्य प्रदेश। अब आप जरा राज्यों को काउंट कीजिएगा, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7 और मध्य प्रदेश 8। तो कहने का मतलब ये दक्कन का पठार 8 राज्यों में विस्तृत है, इसीलिए ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश दक्कन के पठार का क्या है, हिस्सा है। क्लियर है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मैंने ये बताया, और वर्तमान में दक्कन के पठार का हिस्सा है, मैंने ये भी बताया। देखो यहाँ पर दक्कन का पठार के अंतर्गत मैंने लिखा है क्या, मध्य प्रदेश। तो दो बातें आपको क्लियर हुई कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों कहा जाता है और दक्कन के पठार में ये किस तरीके से स्थित है। क्लियर हुई। तो दो बातें क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक दक्कन के पठार के हिस्से को बोला जाता है क्या, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, एक दक्कन के पठार के हिस्से को तो बोला जाता है, एक दक्कन के पठार के हिस्से को बोला जाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या बोला जाता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और एक हिस्से को बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है। तो पूरा जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार को 2 भागों में मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं। एक लिखा है मध्य उच्च भूमि या मध्यवर्ती उच्च भूमि, और एक को लिखा है प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो सवाल ये उठता है क्या ये 2 भाग मध्य प्रदेश में है, हाँ ये 2 भाग मध्य प्रदेश में है। अब देखो कैसे, मैं इसको मिटा देता हूं अभी। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के मध्य प्रदेश में 2 भूखंड माने जाते हैं। एक भूखंड माना जाता है क्या, पूर्वी पठार,
एक क्या माना जाता है पूर्वी पठार, और एक क्या माना जाता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्या माना जाता है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी ये प्रायद्वीपीय भूभाग के हिस्से माने जाते हैं। और जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, उच्च भूमि में आता है एक प्रदेश और उसका नाम है मध्य उच्च भूमि। इसका मतलब सुनो क्या हुआ, ध्यान से सुनते जाना एक एक बात को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहां पर मैंने लिखा है मध्य उच्च भूमि, यहां पर मैंने लिखा है पूर्वी पठार, यहां पर मैंने लिखा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जो पूर्वी पठार है ये इसको हम प्रायद्वीपीय भारत का अंग कहेंगे, सतपुड़ा मेकल श्रेणी को प्रायद्वीपीय भारत का अंग कहेंगे, और मध्य उच्च भूमि को हम क्या कहेंगे? दक्कन के पठार की मध्यवर्ती उच्च भूमि का अंग कहेंगे। क्लियर है? तो ये 1 2 3। अब मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनना, ये जो 3 है ये मध्य प्रदेश के बृहद भौगोलिक भूखंड है। क्या शब्द फिर से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के बृहद यानी बड़े भौगोलिक भूखंड हैं कितने? 3। अगर सवाल ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को कितने बड़े भौगोलिक भूखंडों में बांटा गया है, तब आपका उत्तर आएगा 3। तब आपका उत्तर आएगा क्या? 3। क्या उत्तर आएगा? पहला आएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा आएगा पूर्वी पठार, तीसरा आएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, क्लियर है? अगर उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश को कितने बड़े भौगोलिक भूखंडों में बांटा गया है, बड़े या बृहद, तो 3। तो कितने में बांटा गया है? 3 में बांटा गया है। क्लियर है? 3 में बांटा गया है। अब देखो, अब अगला सवाल अगर वो आप पर दाग दे और वो ये कहते कुल, यहां पर देखो मैंने क्या क्या बोल रहा हूं? कुल। यहां पे मैं बृहद शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं कौन से शब्द का उपयोग कर रहा हूं? कुल। अगर वो ये पूछे कि मध्य प्रदेश को कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर जाना चाहिए 7। तो आपका उत्तर जाना चाहिए 7। यहां पर देखो 2 बातें हो गई हैं। कितनी बातें हो गई हैं? 2। पहला मैंने कहा कितने बृहद भूखंड, तो 3। पूछा जाए कुल कितने प्राकृतिक प्रदेश, तो 7। कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 7 प्रदेशों में बांटा गया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि जगह मेरे पास कम है, बोर्ड भी छोटा है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे बता रहा हूं कैसे। ठीक, अब देखो क्या कहा था मैंने कि 7। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 जो बड़े प्राकृतिक भौगोलिक भूखंड थे वो कितने हैं। तो देखो एक है पूर्वी पठार। एक क्या है? पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को जिस नाम से जाना जाता है वो है क्या? तो उसको कहेंगे हम बघेलखंड। क्या बोलेंगे? बघेलखंड। यानी जो बघेलखंड है ये बघेलखंड पूर्वी पठार का हिस्सा है। दूसरा जो भौगोलिक भूखंड है वो है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। कौन सा है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अब जो तीसरा भौगोलिक भूखंड है, ये तीसरा भौगोलिक भूखंड कौन सा है? तो इसे कहते हैं मध्य उच्च भूमि। क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि। तो ये 3 प्राकृतिक क्या है? बड़े भौगोलिक भूखंड है। अब बात ये आती है कि अगर ये बृहद भूखंड है तो ये 7 कौन से हैं? तो देखो जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इस मध्यवर्ती उच्च भूमि को 5 उप भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक भौगोलिक उप प्रदेश का नाम है मालवा का पठार। क्या नाम है? मालवा का पठार। ठीक, एक भौगोलिक उप प्रदेश का नाम है क्या? बुंदेलखंड का पठार। क्या नाम है? बुंदेलखंड का पठार। अगला क्या नाम है? तो नाम है मध्य भारत का पठार। क्या नाम है? मध्य भारत का पठार। चौथा अगर देखा जाए कि चौथा कौन सा है, तो देखो चौथा है नर्मदा सोन की घाटी। किसकी? नर्मदा सोन की घाटी। और पांचवा पूछ ले तो पांचवा है रीवा पन्ना का पठार। तो जो मध्य उच्च भूमि है उसको 5 भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन की घाटी। अब ये देखते हैं इधर कहाँ है। देखो ये लिखा है मालवा का पठार, ये क्या लिखा है? मालवा का पठार। ये क्या लिखा है? मध्य भारत का पठार। ये लिखा है बुंदेलखंड का पठार और ये लिखा है रीवा पन्ना का पठार और ये लिखा है क्या? नर्मदा सोन की घाटी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो हिस्सा है ये काय का है? कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का है। और जो हमने पूर्वी लिखा है बघेलखंड का पठार, तो देखो ये लिखा है बघेलखंड का पठार, तो ये है बघेलखंड का पठार। क्लियर है? अब देखो ये जो लिखा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तो देखो ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। हो गए 7 बात। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश वर्तमान में छोटे बड़े 3 और कुल मिलाकर 7 प्राकृतिक प्रदेशों में क्या है? विभाजित है। अब आप कहेंगे कि ये यहां पर ये क्या बना रखा है, तो देखो यहां पर लिखा है दंडकारण्य प्रदेश और यहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ का मैदान।
ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसको महानदी बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महानदी बेसिन। क्या कहते हैं? महानदी बेसिन। अब आपको पता है कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश का साथी रहा है, हमदर्द रहा है, हमदम रहा है 44 वर्ष तक। 44 वर्ष तक ये मध्य प्रदेश का साथी रहा और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश से जब ये विभाजित हुआ तो ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र थे वो दोनों क्षेत्र किसके पास चले गए? तो हम कहेंगे दोनों क्षेत्र चले गए छत्तीसगढ़ के पास। इसका मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश के पास, अविभाजित मध्य प्रदेश के पास कुल मिला के 9 क्या थे? प्राकृतिक प्रदेश। कितने प्राकृतिक प्रदेश थे अविभाजित मध्य प्रदेश के पास? 9। लेकिन विभाजित होने के बाद ये 2 कौन कौन से? या तो महानदी बेसिन या बोले छत्तीसगढ़ का मैदान या दंड, और दूसरा दंडकारण्य प्रदेश। ये दोनों के दोनों चले जाने से छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के पास जो शेष बचे वो कितने बचे? 7। वो कितने बचे? 7। क्लियर है? आगे चलें। अब देखो तो ये सारे के सारे कुल प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या हुई 7 और 3 क्या हुए? बृहद भौगोलिक भूखंड हुए। ठीक। अब देखो ये लिखा है 21.6 और इधर लिखा है क्या? 26.30। ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को बताएगा कि मध्य प्रदेश के जो पठार हैं ये कितने डिग्री अक्षांश से लेके कितने देशांतर के बीच है। तो ये लिखा है ये लिखा है 21.6 और ये लिखा है क्या? 26.30। 21.6 उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। ठीक। तो ये है क्या? उत्तरी अक्षांश और ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश। यानी जब आप 0 डिग्री, ये सबको पता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब आप ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करते गिनते गिनते जब आप 21 और 22 के बीच में आ जाओगे सोई मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का यहाँ पर जो जिला मिलेगा उसका नाम है बुरहानपुर। उसका नाम क्या है? बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जिले में आप पहुंच जाओगे तो बुरहानपुर जिले के जब दक्षिणी छोर पर जाओगे तो 21.6 डिग्री अक्षांश पे आप खड़े होगे। इसका मतलब भूमध्य रेखा से आप 21 रेखाओं के ऊपर है। यहां से तो मध्य प्रदेश शुरू होगा और जब आप 26-30 पे पहुंचोगे तो यहां पर जिला है मुरैना। जगह नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर जिला है मुरैना। तो मुरैना में जाके उत्तरी अक्षांश खत्म हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश 21.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 26-30 उत्तरी अक्षांश तक क्या है? विस्तृत है। अक्षांशीय विस्तार है ये उसका। ठीक। अब देशांतर में देखें तो ये लिखा है 74.9 और यहां पर जो जिला है उस जिले का नाम है क्या? अलीराजपुर। क्या नाम है? अलीराजपुर। ठीक है। तो इस जिले का नाम क्या है? अलीराजपुर। 2008 में इस जिले का गठन हुआ था। ठीक है। और इधर है क्या? सिंगरौली। इधर क्या है? सिंगरौली। और यहां पर लिखा है 82.48। देखो यहां पर लिखा है 74.9 और यहां पर लिखा है 82.48। ये देशांतर है। ये क्या है? देशांतर। ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 2 अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर के लगभग होती है और 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक। अब देखो ये जो देशांतर है ये देशांतर कौन सा है? तो ये देशांतर है पूर्वी, क्योंकि पूरा भारत पूरब में स्थित है। मान लो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो भारत यहाँ है और ये हमें पता है कि ये पूर्वी होता है और ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो भारत देखो, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। इसका मतलब जो हम 74 को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 74.9 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 82.48 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है क्या? मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश क्या हो गया? हमने मध्य प्रदेश को पैक कर लिया इतने अक्षांश और देशांतर के बीच में। तो ये स्थिति हो गई किसकी? मध्य प्रदेश की, अक्षांशीय और देशांतरीय। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। जब आपसे ये पूछे कितने डिग्री के बीच है तो आप बता दोगे 21.6 से लेके 26-30 उत्तरी अक्षांश और 74.9 से लेके 82-48 पूर्वी देशांतर। लेकिन सवाल अगर ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, या आपसे ये पूछ ले कि अक्षांशीय विस्तार अधिक है कि देशांतरीय विस्तार अधिक है, तो गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, 26-30 में से माइनस कर देना है कितना? 21-6, क्योंकि 26-30 पे जाके मध्य प्रदेश खत्म हो रहा है अक्षांश की दृष्टि से और 21-6 से मध्य प्रदेश शुरू हो रहा है अक्षांश की दृष्टि से। तो जब हम अक्षांशीय विस्तार इसमें से इसको घटाएंगे तो 4.5 अक्षांशीय विस्तार है। यानी अक्षांशीय विस्तार जब कुल पूछ ले तो कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? 4.5
और देशांतर अगर पूछ ले तो 82.48 में से 74.9 घटाओगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5। यानी अगर वो ये पूछे कि मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार अधिक है कि अक्षांशीय विस्तार अधिक है, तो उत्तर आएगा देशांतरीय विस्तार अधिक है। कितने देशांतर मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, तो आप देख रहे हैं लगभग 7 देशांतर, 7 और 8 के बीच में जो देशांतर है वो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। कितने अक्षांश मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, तो 4.5 अक्षांश। 0.5 का मतलब ये नहीं है कि उसको बीच में से आधा काट देंगे, ऐसा नहीं है। यानी आप एक से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को 0.5 कहेंगे। जैसे अगर ये है और ये है, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो इधर वाली स्थिति 1.5 के रूप में इसको परिभाषित कर देंगे। तो मध्य प्रदेश से अक्षांश कितने गुजरते हैं, 4.5। मध्य प्रदेश से देशांतर कितने गुजरते हैं, 7.5। कहने का मतलब मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। देखिए इसका मतलब जब एक तो देखो अक्षांश की जो बीच की दूरी है और देशांतर के जो बीच की दूरी है, वो देशांतर के बीच की दूरी ज्यादा है, अक्षांश के बीच की दूरी कम है। और दूसरी बात, देशांतर सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं, देशांतर सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मध्य प्रदेश वर्टिकल ऐसे में ज्यादा होगा, यानी मध्य प्रदेश ऐसे में चौड़ा कम और लंबा ज्यादा होगा, यानी मध्य प्रदेश कुछ ऐसा है। क्लियर। अब हमें ये पता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। अगर अलीराजपुर यहाँ स्थित है और सिंगरौली यहाँ स्थित है, तो इन दोनों के बीच 7.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। 7.5 डिग्री देशांतर का मतलब हुआ लगभग आधे घंटे, यानी यहाँ पर आधे घंटे पहले और यहाँ पर आधे घंटे बाद सूर्योदय होगा। क्या होगा, सूर्योदय। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, मैं यहां पर शब्द उपयोग कर रहा हूं सूर्योदय का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम आगे पीछे होगा। टाइम आगे पीछे नहीं होगा, सूर्योदय आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद होगा। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, तो देखो टाइम 2 तरीके का होता है। एक को लोकल टाइम बोला जाता है, आपका क्षेत्रीय टाइम होता है जो आपके शेड्यूल को तय करता है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे काम करना है। लेकिन एक होता है उसको कहा जाता है IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हम जिस टाइम की बात सोच रहे होते हैं वो लोकल टाइम होता है कि हमें कितने समय उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है, कहाँ जाना है। लेकिन ये IST जो होता है इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, अगर अलीराजपुर में चौरसिया खड़ा है और सिंगरौली में अगर चौरसिया का कोई भाई खड़ा है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं और इस घड़ी में, यानी यहाँ पर चौरसिया की घड़ी में 12 बज रहे होंगे ना, तो सिंगरौली में खड़े हुए व्यक्ति की घड़ी में भी 12 ही बज रहे होंगे, इनमें अंतर नहीं होगा। फिर आप कहेंगे हमने तो ऐसा ही पढ़ा है। बिल्कुल बात सही बात है, ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन एक बार इस पे बारीकी से ध्यान देना। अगर ऐसा होता कि अगर यहाँ और यहाँ की घड़ी में आधे घंटे का अंतर होता, तो इन लोगों का ऑफिस टाइम भी 11 बजे, फोन लगा के पूछ लेना, ये भी 11 बजे ऑफिस जाते होंगे, वो भी 11 बजे ऑफिस जाते होंगे। फिर तो ये लोग 10:30 बजे निकल जाते, आप 11 बजे जाते, या ये 11 बजे जाते तो आप 11:30 बजे ऑफिस जाते। फिर तो सोचो कि गुजरात वालों का क्या होता। बात आ रही है ना समझ में। तो जो IST होता है ना, ये आपकी घड़ियां हैं, और आपको कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, ये लोकल टाइम है। लोकल टाइम सूर्योदय से तय होता है। तो सूर्योदय शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं, तो सूर्योदय आधा घंटा पहले यहां होगा, आधे घंटे बाद यहां होगा, लेकिन टाइम सबका बराबर होगा। क्लियर है। अब सुनो, अब अगर लगता है ऐसा कि कोई डाउट है, या मैंने ऐसी बात करके आपके दिमाग में कोई डाउट पैदा कर दिया है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको स्पष्ट तौर से समझा दूंगा कोई दूसरी स्पेशल वीडियो बना के। ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे मैंने कहा कि आधे घंटे सूर्योदय यहाँ बाद में होगा, यहाँ पहले होगा, लेकिन घड़ी एक ही टाइम बताएंगी। घड़ी एक ही टाइम बताएंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड जो टाइम होता है इसके लिए देशांतर चुना जाता है। अभी मैं फिर से आपको शॉक करने वाली बात बताने वाला हूं। क्या कि देखो, जो IST है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये लिया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। पूरा नाम 82.5 डिग्री देशांतर नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। आप कहोगे इसमें कौन सी शॉक करने वाली बात है, ये तो हमको पता है, लेकिन रुको जरा, शॉक करने वाली बात है। देखो क्या है, आपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में ये पढ़ा है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जहां से गुजरती है वो इलाहाबाद का नैनी है। और मैं ये कहने वाला हूं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जहां से गुजरती है वो मिर्जापुर है। अब बताओ, होगा ना शॉक।
ये कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से। और आपने जिनने भी ये पढ़ा है, इलाहाबाद से पढ़ा है या किताबों में लिखा भी है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का नैनी भी लिखा है, लेकिन मैं मिर्जापुर बता रहा हूँ। दूसरी शॉक्ड करने वाली बात मैं फिर से बताने वाला हूँ। हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की जो ये ISD यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है या 22.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा हमने सुना है कि ये रीवा से गुजरती है। ठीक, यहाँ है रीवा, यहाँ क्या है? रीवा। क्या है यहाँ पर? रीवा। लेकिन मैं क्या कहने वाला हूँ? मैं कहने वाला हूँ सिंगरौली से गुजरती है। अब देखो, मैं कह रहा हूँ सिंगरौली से गुजरती है। कुछ लोगों ने पढ़ा है कि सिंगरौली से गुजरती है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिनने सिंगरौली पढ़ा है ना, उन्हें रीवा भी पढ़ने को मिला है, और जिन्होंने मिर्जापुर पढ़ लिया है उन्हें इलाहाबाद भी पढ़ने को मिला है। लेकिन समस्या ये है कि सही क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जहां से गुजरती है ना, वो जगह मिर्जापुर है। वास्तव में जहां से निकलती है वो गुड्डू भैया वाली जगह है, मिर्जापुर से निकलती है, इलाहाबाद से नहीं निकलती। 82.5 डिग्री जहां से गुजरेगी वो यहाँ है। और मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर है मिर्जापुर, यहाँ पर क्या है? मिर्जापुर। और यहाँ पर है इलाहाबाद, यहाँ पर क्या है? इलाहाबाद। ठीक, ये फिर से शॉक करने वाली बात है। ये इलाहाबाद है, ये मिर्जापुर है। अब सोचो, अगर रीवा सही है तो मिर्जापुर सही तो गलत होना चाहिए, अगर मिर्जापुर सही है तो रीवा गलत होना चाहिए। बात आ रही है ना समझ में? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत अंतर है। यहाँ से ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये तो बड़ा अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। अगर इलाहाबाद है तो वो रीवा का निकटवर्ती जिला है, और मिर्जापुर सिंगरौली का निकटवर्ती जिला है। तो याद रखना है हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। तो देखो, 1900 जब जिस समय अंग्रेज भारत में थे, उस समय अंग्रेज टाइम लिया करते थे चेन्नई से, और अंग्रेजों के टाइम लेने से पहले पृथ्वी का टाइम था वो लिया जाता था मंगलनाथ से। मंगलनाथ उज्जैन में है, मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र है, और ये पृथ्वी के केंद्र से टाइम लिया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने एक अपने लिए, क्योंकि वो कोलकाता में बसते थे, तो वहां से उन्होंने क्या किया, अपने टाइम को, शेड्यूल को फिक्स करने के लिए उन्होंने चेन्नई से टाइम लेना शुरू किया। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो 1986 में ये देखा गया कि जो 82.5 डिग्री इलाहाबाद रटन लगाए रखा है, इलाहाबाद में नहीं है, ये कहां से गुजरता है? मिर्जापुर से। कहां से गुजरता है? मिर्जापुर से। और यहाँ पर एक मंदिर है मिर्जापुर में, विंध्यवासिनी माता का मंदिर, विंध्यवासिनी धाम, वहां से गुजरता है ये क्या? अमरावती चौराहे से क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो, तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कहां से गुजर रहा है? तो हम कहेंगे सिंगरौली से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? सिंगरौली से। क्लियर है? समझ आ गई ना बात? अब आगे चल रहे हैं। देखो, तो हम थे काय में? हम थे मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर। फिर से आ रहे हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि में। तो ये 3 बड़े प्राकृतिक प्रदेश हैं और 7 कुल प्राकृतिक प्रदेश हैं। मैंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के साथ चले गए। अब हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पास कितने थे? 9। तो हमें कितने पढ़ना है? 7। हमें कितने पढ़ना है? 7। अब देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा? मध्यवर्ती उच्च भूमि। सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब देखो, ये जो पूरी मध्यवर्ती उच्च भूमि है, उसमें मालवा शामिल है, उसमें नर्मदा सोन शामिल है, उसमें रीवा पन्ना शामिल है, उसमें बुंदेलखंड शामिल है, उसमें मध्य भारत शामिल है। तो जब अगर हम इस तरीके से इसको बनाएंगे तो इसका शेप बनेगा ट्राइंगल, जो मैंने यहाँ बना रखा है, ये ट्राइंगल शेप बनेगा। ये जो ट्राइंगल शेप है, यही है मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब आपके पास फिर से एक सवाल मैं फेंक रहा हूं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का शेप कैसा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि की आकृति कैसी है। तो देखो, मध्यवर्ती उच्च भूमि की आकृति त्रिभुजाकार है, और सबसे अच्छी बात कि यही हमने त्रिभुजाकार आकृति देखी थी किसकी? दक्कन के पठार की, और यही त्रिभुजाकार आकृति है किसकी? मध्यवर्ती उच्च भूमि की। तो देखो, ये है मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्लियर? अब इस मध्यवर्ती उच्च भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो मैंने इधर लिखा है मालवा, ये लिखा है नर्मदा सोन की घाटी, ये लिखा है रीवा पन्ना पठार, ये लिखा है बुंदेलखंड पठार, ये लिखा है क्या? मध्य भारत पठार। क्लियर? अब देखो, ये कुल हो गए 5। इस ट्राइंगल शेप में अगर आप देखें तो मालवा इधर है, और इसको कहते हैं दक्षिण और इसको कहते हैं पश्चिम। तो मालवा तो हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में। अब ये लिखा है क्या? मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि के हिसाब से देखा जाए तो ये उत्तर किसमें है? पश्चिम में। इधर देखा जाए बुंदेलखंड, तो देखो ये किसमें है? उत्तर पूर्व में। इधर देखा जाए रीवा पन्ना किसमें है? पूर्व में। और दक्षिण में है क्या? तो दक्षिण में है नर्मदा सोन की घाटी। क्लियर है? अब देखो,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा का पूरा त्रिभुजाकार शेप है, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक भूखंड है। अच्छी बात है, सही पढ़ा है, लेकिन अगर अगर वो आपसे ये पूछे ही ना, मालवा उसको पूछना ही नहीं है, उसको ये पूछना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बृहद भौगोलिक भूखंड कौन सा है। मान लो उसने आपको मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत ये दे दिया और साथ में दे दिया क्या? मध्य भारत का पठार, तो क्या करोगे? सॉरी, साथ में दे दिया क्या? मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो क्या करोगे? तो याद रखना है कि ये सारे के सारे यानी 5, मालवा भी किसका है? मध्यवर्ती उच्च भूमि का। तो अब मालवा बड़ा नहीं होगा, अब मध्यवर्ती उच्च भूमि बड़ी होगी। क्या बड़ी होगी? मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर ये सब आता है, ये 5 के 5 प्रदेश। यानी अगर हम देखें तो मालवा का जो 28% मालवा है, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो कितना लगा है? 7.7% बुंदेलखंड है। मध्य भारत की बात करें 10.7% क्या है? मध्य भारत का पठार है। 26% क्या है? नर्मदा सोन की घाटी है। और 10.37% रीवा पन्ना का पठार है। इन सबको ऐड कर दोगे तो जितना परसेंट निकलेगा वो मध्यवर्ती उच्च भूमि का है। इसका मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बृहद भौगोलिक भूखंड है वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसी के अंदर आता है मालवा। अगर विकल्प में मध्यवर्ती उच्च भूमि आ गया और आपने अगर मालवा को राइट लगा दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मध्यवर्ती उच्च भूमि के ही ये 5 क्या हैं? उपभाग हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दूसरी बात देखो, अब ये जो पूरी की पूरी मध्यवर्ती उच्च भूमि है, यहां से सवाल बन जाए। मान लो मध्य प्रदेश से सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश को कितने कुल प्राकृतिक भौगोलिक भूखंडों में बांटा है? कुल तो आप कहोगे 7, लेकिन वो मध्य प्रदेश ना पूछे, वो आपसे पूछ ले कि मध्य उच्च भूमि को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, और ऑप्शन में 7 रख दे, 3 रख दे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तो मध्य प्रदेश पढ़ के गए हैं। तो आपको ये पढ़ना है कि ये मध्यवर्ती उच्च भूमि अगर पूछेगा तो हम कहेंगे 5, तो हम क्या बोलेंगे? 5। अगर वो पूरे मध्य प्रदेश की कुल शब्द लगा के पूछेगा तो हम कहेंगे 7, और अगर वो कहेगा कितने बृहद प्राकृतिक प्रदेश, तो हम कहेंगे 3। ठीक है, तो ये मध्य उच्च भूमि जितने भागों में विभाजित हुई है वो कितनी है? 5। वो कितनी है? 5। अब इस पठार के अंतर्गत सोचो कि ये आपका एक सेपरेट अलग हो गया, इसलिए मैंने इसको यहां बना दिया है कि आपका ध्यान एकदम यहां फोकस्ड हो जाए कि इसको मैंने एक तरफ सेपरेट इसलिए बनाया है कि आप सिर्फ इसी पे केंद्रित रहें। पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा भौगोलिक भूखंड कौन सा है? मालवा। सबसे बड़ा भौगोलिक भूखंड कौन सा है? मालवा। और सबसे छोटा भौगोलिक भूखंड कौन सा है? बुंदेलखंड। अब आप कहोगे बुंदेलखंड छोटा है, हमने तो बघेलखंड पढ़ा है। बात सही है, बघेलखंड पढ़ा है, लेकिन मेरे भाई बघेलखंड किस में पढ़ा है? मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश की बात तो नहीं कर रहे, हम तो मध्य उच्च भूमि की बात कर रहे हैं। तो अगर वो ये पूछे ना कि मध्य उच्च भूमि का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है क्या? बुंदेलखंड। तो आपको क्या बताना है? बुंदेलखंड। यानी बुंदेलखंड मध्यवर्ती उच्च भूमि का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है, जबकि जो बघेलखंड है वो बघेलखंड संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्रदेश है। अब मैं यहां भी आपको एक शॉक्ड करने वाली बात बताने वाला हूं। आपको शॉक्ड बहुत कर रहे हो, लेकिन सुनो जरा, जो बघेलखंड है ना, ये है 26,000 वर्ग किलोमीटर, और जो बुंदेलखंड है ये है 23,733 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? तो बुंदेलखंड बड़ा है भाई साहब, ये बघेलखंड बड़ा है। बघेलखंड बड़ा है, लेकिन व्यापम मानने को तैयार नहीं है, पी भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो बघेलखंड को ही छोटा मानती है, तो भैया हमें बघेलखंड को ही छोटा मानना है। लेकिन अगर आगे चेतना जाग जाए तो बुंदेलखंड क्या है? 23,733 वर्ग किलोमीटर में है, और बघेलखंड 26,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसीलिए बघेलखंड छोटा नहीं है, लेकिन ये आपको पेपर में उत्तर नहीं लगाना है, ये बस आपको ध्यान रखना है कि बघेलखंड वाकई छोटा नहीं है। केवल बघेलखंड को सबसे छोटा भौगोलिक भूखंड मानते हैं, इसीलिए हमें मानना है, लेकिन बुंदेलखंड छोटा है, बघेलखंड छोटा नहीं है। लेकिन पेपर की दृष्टि से सिलेक्शन लेना है तो हमें बघेलखंड को ही क्या कहना पड़ेगा? छोटा कहना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? कहना। अब आगे देखो जरा, अब देखो, जब हम मध्यवर्ती उच्च भूमि में अपन थे तो मध्यवर्ती उच्च भूमि का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? बुंदेलखंड। छोटा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? बुंदेलखंड। मध्यवर्ती उच्च भूमि का सबसे बड़ा भौगोलिक भूखंड कौन सा है? मालवा। अब इसमें हमारी खुशनसीबी ये है कि मालवा पूरे मध्य प्रदेश का भी बड़ा भौगोलिक भूखंड है और मध्य उच्च भूमि का भी भौगोलिक भूखंड है, यहाँ में गफलत नहीं होगी। लेकिन छोटा अगर मध्यवर्ती उच्च भूमि में पूछ लेगा तो गफलत हो जाएगी। तो हमें याद रखना है कि छोटा कौन सा है? मध्यवर्ती उच्च भूमि का बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश का कौन सा है? बघेलखंड। लेकिन है नहीं है, लेकिन बघेलखंड सबसे छोटा है किसका? मध्य प्रदेश का। आगे चलें। अब देखो,
इस पूरे के पूरे तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर अगर इसका ये पूछा जाए कि निर्माण कैसे हुआ है, तो देखो मैंने कहा फोकस पूरे यहीं रहे। जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इस मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर मालवा आता है, इस मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर बुंदेलखंड भी है, रीवा भी है, नर्मदा सोन भी है। अब हमें पता है कि दक्कन ट्रेप की चट्टानों से मालवा बना है, ग्रेनाइट बीस चट्टानों से बुंदेलखंड बना है, ठीक है, धारवाड़ चट्टानों से रीवा पन्ना का पठार बना है। तो कहने का मतलब जो पूरे मध्यवर्ती उच्च प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें आर्कियन युग की चट्टानें मिलेंगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, ग्रेनाइट नीस चट्टानें मिलेंगी, कैम्ब्रियन काल की चट्टानें मिलेंगी। आई बात समझ? क्योंकि बात कर रहे हैं पूरे मध्यवर्ती उच्च प्रदेश की, ठीक है। तो मध्यवर्ती उच्च प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है, दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है और ग्रेनाइट बीस चट्टानों से हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ग्रेनाइट की बुंदेलखंड कैसे बना, मालवा कैसे बना, और ये सब इसी के भाग है। इसीलिए जिनसे मालवा, बुंदेलखंड, रीवा, मध्य भारत बना है उन सबसे ही हम कहेंगे क्या बना है, मध्यवर्ती उच्च भौगोलिक प्रदेश बना है, ठीक है। तो ये तो हो गई निर्माण की बात। अब देखते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का विस्तार कैसा है। तो देखो दक्षिण में है नर्मदा, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि का आपसे पूछा जाए कि मध्यवर्ती उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करती है, नर्मदा सोन की घाटी, नर्मदा सोन की घाटी। और नर्मदा सोन भी ना हो तो नर्मदा की घाटी, नर्मदा की घाटी मुख्यतः रहेगी, क्योंकि देखो ये नर्मदा की घाटी है और ये नर्मदा सोन की घाटी, ये पूरी। तो नर्मदा सोन की घाटी क्या करती है, नर्मदा सोन की घाटी पूरे मध्यवर्ती उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। अब आपसे पूछा जाए कि मध्यवर्ती उच्च भूमि की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो देखो यहां मैंने बना रखा है यमुना, यमुना बना रखा है, साथ में गंगा भी बना रखा है। ये इसलिए बना रखा है कि मुख्यतः यमुना नदी क्या करती है, उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन अगर यमुना ना आए तो साथ में अगर गंगा भी है तो हम कह देंगे गंगा यमुना नदी क्या करती है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। किसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण कर रही है, तो हम कहेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि का। बात आ रही है समझ में? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन बना रही है, ताप्ती। लेकिन अगर आपने ये मध्यवर्ती उच्च भूमि को नहीं समझा ना तो आप ताप्ती लगा देंगे। सवाल उसने पूछा क्या, मध्यवर्ती उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा, और आपने ताप्ती लगा दिया तो खेल गड़बड़ हो गया। फिर आपको क्या लगाना है, नर्मदा सोन की घाटी, क्योंकि वो आपसे मध्य प्रदेश नहीं पूछ रहा है, वो आपसे मध्य उच्च भूमि प्रदेश पूछ रहा है। क्लियर? आगे चलें। अब आगे देखो, अब अगर ये पूछा जाए कि इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो आपको बताना है कि इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण झारखंड का पठार करता है और छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर पूछा जाए कौन करता है पश्चिमी सीमा का निर्धारण, तो अरावली पर्वत श्रेणी करती है। देखो इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली कर रही है और इधर छोटा नागपुर का पठार कर रहा है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि की कौन सी सीमा का निर्धारण करता है, पूर्वी, और अरावली पर्वत श्रेणियां जो निर्धारण करती हैं वो क्या क्या करती हैं, पश्चिमी सीमा का ये निर्धारण करती है, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में? तो ये हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि का सीमा का निर्धारण। अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं देखो कि यहाँ की नदियां कौन कौन सी हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि की, ठीक। तो देखो मध्यवर्ती उच्च, मालवा की जितनी नदियां हैं वो मध्यवर्ती की कहलाएंगी, मध्य भारत की मध्यवर्ती की कहलाएंगी, बुंदेलखंड की मध्यवर्ती की कहलाएंगी, रीवा पन्ना की मध्यवर्ती की कहलाएंगी। आई बात समझ? क्लियर हो रहा है कुछ? कि अगर मालवा के पठार की नदी अगर चंबल है, अगर बेतवा है, ये सभी की सारी नदियां, जैसे चंबल हुई, चंबल है, बेतवा है, कुंवारी है, सिंध है, कूनो है, बेतवा है, ठीक है, इधर केन है, इधर कौन सी है, सोन है, टोंस है, ये सारी की सारी नदियां मध्य उच्च भूमि की नदियां कहलाएंगी या नहीं, पहले इतना बताओ। जैसे देखो यहां से अगर कोई नदी निकल रही है तो ये है तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में, यहां से अगर नदी जा रही है बेतवा ऐसी होते हुए तो है तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में, चंबल जा रही है तो है तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में। इसीलिए इधर की पूरी नदियां मध्यवर्ती उच्च भूमि में की क्या है, नदियां हैं। आई बात समझ? हाँ या ना? आई बात समझ? आगे चलें। तो ये सारी नदियां मध्यवर्ती उच्च भूमि की क्या है, नदियां हैं। इसी मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच में से एक पर्वत श्रेणी जाती है, पर्वत श्रेणी। और देखो मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला एक भी नहीं है, मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणी है। तो ये मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणी है, कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच से गुजरती है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच से गुजरती है। और कितने भागों से गुजरती है, 2 प्राकृतिक भागों से। अगर वो ये पूछ ले कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के कितने भौगोलिक उप भौगोलिक प्रदेशों से विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है, 2, एक मालवा का पठार और एक रीवा का पठार, है टॉप का प्रश्न। आई बात समझ में?
अगर वो ये पूछ ले कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के कितने भौगोलिक प्रदेशों से गुजरती है, तो एक रीवा पन्ना और एक मालवा का पड़ा। आई बात समझ। अब आगे देखो, तो ये सारी, अब आप कहोगे ये बता क्यों रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये सारी की सारी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां विंध्याचल की नदियां हैं, सारी नदियां विंध्याचल की नदियां हैं। इसका मतलब विंध्याचल के पठार की सभी नदियां मध्यवर्ती उच्च भूमि की नदियां हैं। आई बात समझ। आगे देखो, अब देखो ये सारी नदियां जाएंगी, यमुना में मिलेंगी, गंगा में मिलेंगी। इसका मतलब मध्यवर्ती उच्च भूमि की सारी नदियां गंगा यमुना बेसिन की नदियां हैं। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है, तो वो दिक्कत हो गई, वीडियो बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं, मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या कि मध्यवर्ती जो उच्च भूमि की सारी जो नदियां हैं, ये मतलब मध्यवर्ती उच्च भूमि की अधिकतर नदियां गंगा यमुना बेसिन की क्या है, नदियां हैं। ये जो गंगा यमुना बेसिन है, ये गंगा यमुना बेसिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा क्या है, अपवाद क्या नाम से बेसिन है, हम कहेंगे कि गंगा यमुना बेसिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, नदी बेसिन है या अपवाद तंत्र है। ठीक, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ये तो है दक्षिण और ये हो गया उत्तर, अब आपसे वो पूछे कि भाई मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश के सबसे निचले भौगोलिक भूखंड कौन से हैं, तो दिक्कत होगी ना। आपने तो याद किया है कि मध्य प्रदेश के सबसे निचले भौगोलिक भूखंड नर्मदा की घाटी है, नर्मदा सोन की घाटी है, लेकिन उसको ये नहीं पूछना, उसको तो ये पूछना है कि उत्तरी मध्य प्रदेश के सबसे निचले भौगोलिक भूखंड कौन से हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ से जो नदी जाती है कौन सी, चंबल नदी। ये चंबल नदी जिस दिशा में जाती है, तो चंबल नदी की घाटी के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, या चंबल नदी घाटी जो है वो उत्तरी मध्य प्रदेश की, या फिर कहें कि उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि के सबसे निचले भौगोलिक भूखंड है। और चंबल नदी की जो घाटी है, ये कौन सी घाटी है, तो हम कहेंगे कि चंबल नदी की घाटी नतीलंब घाटी है। कैसी घाटी है, नतीलंब घाटी है। क्लियर है, नतीलंब घाटी है चंबल नदी की घाटी। अब आप पूछोगे कि ये नतीलंब घाटी क्या है, तो ये नतीलंब घाटी क्या है, इसकी चर्चा हम जब हम अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक, तो ये आपको अब समझ आ गया होगा क्या, मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में, कि मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये है सतपुड़ा मेकल और ये है क्या, बघेलखंड का पठार। तो सतपुड़ा मेकल बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मेकल संपूर्ण मध्य प्रदेश का 11% है। और इसके अंतर्गत जो हम देखते हैं, यहाँ से बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, इवनी, ठीक है, और ये बुरहानपुर, बड़वानी का निचला हिस्सा, ये सब ये काय में आते हैं, ये आते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। और सतपुड़ा मेकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाएगा। एक बुरहानपुर तक बांटा गया है, एक सिवनी तक बांटा गया है और एक बालाघाट। इस वाले सतपुड़ा को बोला जाता है क्या, महादेव पर्वत श्रेणी। क्या बोला जाता है, महादेव पर्वत श्रेणी। और इसको बोला जाता है राजपीपला। इसको क्या बोला जाता है, राजपीपला। अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा ही बताया है, जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बताएंगे। इस पूरे के पूरे सतपुड़ा मेकल श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, राजपीपला, महादेव, और जो पश्चिमी भाग है इसको बोला जाता है राजपीपला पर्वत श्रेणी। जो मध्यवर्ती भाग है इसको बोला जाता है महादेव पर्वत श्रेणी और इसको बोला जाता है क्या, मेकल श्रेणी। तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत है, 11% है। और संपूर्ण मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे क्या है, भूभाग है, सबसे ऊंचे। इसकी अगर हम बात करें इसकी बघेलखंड की, तो बघेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भूखंड है। इधर आप देख रहे हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे अगली वीडियो में। अभी हमने ये सारे के सारे आपके ये कॉन्सेप्ट डाउट्स जो थे वो क्लियर कर दिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं मालवा, यानी अभी हम ये पढ़ रहे हैं। और इस मालवा के बारे में हमने 2-3 वीडियो डाल रखी है, आप उनको देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।